हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है। हाल ही में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा छठा स्थान है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ द्वारा जारी अप्रैल 2026 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्तमान में नॉमिनल जीडीपी के आधार पर विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस नवीनतम रैंकिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले, चीन दूसरे, जर्मनी तीसरे, जापान चौथे और यूनाइटेड किंगडम पांचवें स्थान पर काबिज है। अब दोस्तों हम लोग इसमें कुछ शब्द आए हैं, उसका जो है मतलब समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या होता है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ। दोस्तों अगर हम इसको आसान भाषा में समझें तो यह दुनिया के देशों के लिए एक सहकारी बैंक या संकट के समय मददगार की तरह है। इसकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में हुई थी, ताकि दुनिया को दोबारा बड़े आर्थिक संकट से बचाया जा सके। और इसके अगर हम उद्देश्य की बात करें तो यह सुनिश्चित करना कि दुनिया भर में व्यापार और पैसों का लेन देन आसानी से चलता रहे। जब भी किसी देश की विदेशी मुद्रा की तिजोरी खाली हो जाती है और वह विदेशों से सामान जैसे तेल या दवाइयां खरीदने में असमर्थ होता है, तो आईएमएफ उसे कर्ज या आर्थिक सलाह देता है। आसान भाषा में कहें तो यह देशों को डूबने से बचाने वाला एक ग्लोबल इमरजेंसी फंड है। और दोस्तों वहीं पे आईएमएफ नियमित रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति पर मुख्य रूप से दो रिपोर्ट जारी करता है। कौन कौन से? तो इसमें दोस्तों एक तो यही हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, और जो दूसरी रिपोर्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, यह वैश्विक वित्तीय बाजारों के जोखिमों का विश्लेषण करती है। और इन दोनों रिपोर्टों को दोस्तों साल में दो बार, एक बार अप्रैल में और एक बार अक्टूबर में जो है आईएमएफ द्वारा जारी किया जाता है। अब जो दूसरा शब्द आया है वह है नॉमिनल जीडीपी। यह क्या होता है? दोस्तों नॉमिनल और रियल जीडीपी में मुख्य अंतर महंगाई का होता है। और वहीं पे अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो दोस्तों इसकी गणना आज की बाजार कीमतों पर की जाती है। इसमें महंगाई भी जुड़ी होती है, इसलिए यह अक्सर ज्यादा दिखती है। वहीं पे अगर हम रियल जीडीपी की बात करें तो इसे एक स्थिर आधार वर्ष, यानी कि इसके लिए जो है रियल जीडीपी के लिए एक बेस ईयर जो है निर्धारित किया जाता है और उसी आधार वर्ष की कीमतों पर मापा जाता है। यह महंगाई के असर को हटाकर दिखाती है कि देश में उत्पादन वास्तव में बढ़ा है या नहीं। तो दोस्तों नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को एक एग्जांपल से समझते हैं, आप लोगों को जो है समझ में आ जाएगा। मान लीजिए भारत में 2025 में 100 चॉकलेट बनी और एक चॉकलेट की कीमत 10 रुपए थी, तो जीडीपी 1000 रुपए हुआ। वहीं पे दोस्तों अब 2026 में भी 100 चॉकलेट बनी, लेकिन महंगाई के कारण कीमत 12 रुपए हो गई। अब नॉमिनल जीडीपी 1200 रुपए कहलाएगी। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो यहां पे उत्पादन नहीं बढ़ा। उत्पादन 2025 में भी 100 चॉकलेट का था और 2026 में भी 100 चॉकलेट का था। चूंकि 2026 में महंगाई बढ़ गई, इसलिए जो जीडीपी दिख रही है वह बढ़ी हुई दिख रही है, लेकिन रियल में जो है बढ़ी हुई नहीं है, चूंकि वह महंगाई की वजह से बढ़ा है। तो वही होता है दोस्तों नॉमिनल जीडीपी। यहां उत्पादन नहीं बढ़ा, लेकिन महंगाई की वजह से जीडीपी बढ़ी हुई दिख रही है। ओवरऑल देखें दोस्तों तो रियल जीडीपी ही देश की आर्थिक तरक्की की असली तस्वीर पेश करती है। यानी कि अगर किसी भी देश की आर्थिक तरक्की देखना है तो उसमें हम लोगों को रियल जीडीपी देखना पड़ेगा, वही दोस्तों सबसे जो है मायने रखता है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में भारत के पायदान में आए इस बदलाव के पीछे मुख्य रूप से दो तकनीकी कारण उत्तरदायी हैं। पहला, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए के मूल्य में आई गिरावट, जिससे डॉलर के संदर्भ में भारतीय जीडीपी का कुल मूल्य कम आंका गया। दूसरा है भारत सरकार द्वारा जीडीपी गणना के आधार वर्ष यानी कि बेस ईयर को 2011-12 से बदलकर 2022-23 करना और नई सांख्यिकी कार्यप्रणाली को अपनाना। इस संशोधन के परिणाम स्वरूप अप्रैल 2026 तक भारत की जीडीपी का आकार लगभग 4.15
ट्रिलियन डॉलर अनुमानित किया गया है। अब इसमें दोस्तों एक चीज आया है, आधार वर्ष यानी कि बेस वर्ष जो पहले 2011-12 था, अब इसको बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। तो इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों जीडीपी गणना में आधार वर्ष का बदलना और नई कार्यप्रणाली अपनाना ठीक वैसा ही है जैसे किसी पुराने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को अपडेट करना ताकि वह आज की फाइलों और डेटा को सही से प्रोसेस कर सके। अब आधार वर्ष क्या होता है? तो दोस्तों आधार वर्ष एक बेंचमार्क या संदर्भ वर्ष होता है जिसकी कीमतों का उपयोग करके हम रियल जीडीपी की गणना करते हैं। यानी कि यह मुख्य रूप से जो आधार वर्ष होता है वह रियल जीडीपी की गणना के लिए होता है, इसका नॉमिनल जीडीपी से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों पुराने आधार वर्ष की अगर हम बात करें जो 2011-12 था, यह 15 साल पुराना हो चुका था। इसमें उन चीजों की कीमतें और उत्पादन शामिल था जो 2011 में महत्वपूर्ण थी। वहीं पे अगर हम नए आधार वर्ष 2022-23 की बात करें तो यह आज की अर्थव्यवस्था की अधिक सटीक तस्वीर पेश करती है क्योंकि इसमें आधुनिक उपयोग और कीमतों को शामिल किया गया है। हालांकि दोस्तों रैंकिंग में एक स्थान नीचे खिसकने के बावजूद भारत के आर्थिक आंकड़े सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। भारत अभी भी 6.5% की अनुमानित विकास दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार यह गिरावट अस्थायी है और भारत के पास उच्च आर्थिक लचीलापन है। भविष्य के अनुमानों के अनुसार अपनी तीव्र विकास गति के बल पर भारत 2027 तक विश्व की चौथी और 2031 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की सशक्त राह पर अग्रसर है। संक्षेप में अगर हम कहें तो वैश्विक उतार चढ़ाव के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति मजबूत बनी हुई है। इसी प्रकार से दोस्तों यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, हाल ही में अप्रैल 2026 में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।